हेलो स्टूडेंट्स। हम पढ़ रहे हैं क्लास 10th का साइंस का चैप्टर नंबर 1। इसका नाम है रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। इसका ये दूसरा वीडियो है। हमने पहले वीडियो में क्या क्या पढ़ा था उसको मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है। हमने भाग ए में पढ़ा था रासायनिक अभिक्रियाएं क्या होती हैं, रासायनिक अभिक्रियाओं को कैसे लिखते हैं, और पढ़ा था अभिक्रिया को संतुलित कैसे करते हैं। तो ये तीनों पॉइंट हमने वीडियो 1 में पढ़ लिए थे। यदि आपको ये फिर से रिपीट करना हो तो इसी का वीडियो 1 भी आप देख सकते हो। अब हम इसी चैप्टर में आगे बढ़ते हैं। इसके दूसरे भाग में, चैप्टर वही है, वीडियो का भाग दूसरा है। इसमें अब हम क्या पढ़ने वाले हैं, रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार क्या है। ये क्लास 10th एमपी बोर्ड में काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है, इस पर अक्सर क्वेश्चन बनते हैं। एमपी बोर्ड में जो रासायनिक क्रियाओं के प्रकार दिए हुए हैं वो कौन कौन से हैं, यहाँ पर देखते हैं। नंबर 1 संयोजन अभिक्रिया, नंबर 2 वियोजन या अपघटन अभिक्रिया, नंबर 3 विस्थापन अभिक्रिया, नंबर 4 द्विविस्थापन अभिक्रिया एंड नंबर 5 उपचयन एवं अपचयन अभिक्रिया। तो अब हम वन बाई वन इन सारी क्रियाओं को पढ़ेंगे, इनके उदाहरण देखेंगे, समझेंगे। तो इस वीडियो में अब हम आगे बढ़ते हैं कि ये सब क्रियाएं क्या होती हैं और उनके उदाहरण कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले हम आगे बढ़ते हुए लिखें, नंबर 1 पे हमने कौन सी क्रिया ली है, संयोजन अभिक्रिया। तो नंबर 1 संयोजन अभिक्रिया। तो पहले ये समझें कि ये संयोजन अभिक्रिया होती क्या है और फिर इसके प्रकार, उदाहरण, ये सारी चीजें हम लिखते हुए बढ़ेंगे। तो संयोजन, जैसा इसके शब्द से आपको समझ में आ रहा होगा कि संयोजन करना मतलब जोड़ना। संयोजन मीन्स जोड़ना। तो इसके लिए क्या आवश्यक है, हमने पहले भाग में पढ़ा था कि कोई क्रिया लिखते समय पहले क्या लिखते हैं, क्रियाकारक, और दूसरी तरफ क्या लिख रहे थे हम, क्रियाफल। तो इसमें भी पहले हम क्रियाकारक लिखेंगे और फिर लिखेंगे क्रियाफल। तो संयोजन अभिक्रियाओं में क्रियाकारक दो या अधिक होना चाहिए और वो सब आपस में जुड़कर क्रियाफल के रूप में एक उत्पाद का निर्माण करें। तो इसे संयोजन अभिक्रिया कह देते हैं। तो इसकी परिभाषा हम लिख देते हैं। इसकी परिभाषा लिखें सबसे पहले, क्या होती है उसको लिखते हैं। जब दो या दो से अधिक, जब दो या दो से अधिक तत्व या यौगिक, तत्व या यौगिक संयोग करके, संयोग करके एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं, एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं। तो ऐसी अभिक्रियाओं को, तो ऐसी अभिक्रियाओं को संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। अब आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। अब आप एक बार मेरे साथ इसको रिपीट करेंगे। तो हम फिर से देखते हैं इसकी परिभाषा क्या है। आप मेरे साथ रिपीट करिए। जब दो या दो से अधिक तत्व या यौगिक संयोग करके एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं तो ऐसी अभिक्रियाओं को संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। अब ऊष्मा के आधार पर, अब ऐसी जो क्रियाएं हैं, संयोजन क्रियाएं हैं, वो दो प्रकार की हो सकती है। समझिएगा बेटा, ये क्रियाएं कैसी हो सकती हैं, दो प्रकार की संयोजन अभिक्रिया। एक वो जिसमें ऊष्मा
उत्सर्जित हो। क्या हो? ऊष्मा उत्सर्जित हो। और नंबर 2 कैसी है? ऊष्मा अवशोषित हो। अवशोषित हो। तो जिनमें ऊष्मा उत्सर्जित होती है उनको क्या कहते हैं हम? ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया। और जिनमें ऊष्मा अवशोषित होती है उनको क्या कहेंगे? ऊष्मा शोषी क्रिया। अर्थात ऐसी कोई क्रिया जिसके करने पर ऊष्मा बाहर निकले, मतलब वो गर्म हो जाए, और एक ऐसी क्रिया जिसमें क्रिया करने पर वो ठंडा कर दे। तो ऊष्मा क्षेपी में गर्म हो जाएगा, ऊष्मा शोषी में ठंडा हो जाएगा। अब आप बताएं मुझे, आपने ऐसी कोई अभिक्रिया देखी है जिसमें हम कुछ कर रहे हो तो वो गर्म कर दे? चलिए एक एक करके ऐसे उदाहरण देते हैं जो आपने अपने दैनिक जीवन में देखे भी होंगे। अभी मैं बताऊंगा तो आपको याद आ जाएगा ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। और ये ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया किस में आ रही है? संयोजन क्रिया में। हम ये संयोजन के ही प्रकार लिख रहे हैं, लेकिन संयोजन में कौन सी? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। जब दिवाली आती है तो हम घर में साफ सफाई करते हैं और उस समय घर की दीवारों को भी पुताई की जाती है। तो अगर आपने देखा हो, हम अपने घर में बिना बुझा हुआ चूना बाजार से लेकर आते हैं। उसका फॉर्मूला क्या है? CaO, कैल्शियम ऑक्साइड। और इसकी क्रिया किससे कराते हैं? जल के साथ उसको पानी में डाल देते हैं। तो ये क्या था हमारा? बिना बुझा चूना। ये ठोस होता है, सफेद कलर का होता है। इसको जब आप पानी में डालते हैं तो बहुत तेजी से बुलबुले निकलते हैं उसमें से, और भाप निकलने लगती है, ऊष्मा निकलने लगती है। क्योंकि वो कैसी क्रिया है? ऊष्मा क्षेपी क्रिया है। इससे क्या बनता है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस ऊष्मा। ऊष्मा का उत्सर्जन होता है। ऐसे में आपको ध्यान रखना चाहिए, हाथ मत लगा देना, गर्म हो जाता है, वो बहुत ज्यादा गर्म हो जाता है। इसको कहते हैं हम बुझा हुआ चूना। और इस प्रक्रिया में आप देख रहे हैं ऊष्मा का उत्सर्जन हुआ, इसलिए क्षेपी क्रिया कहलाती है। यानी ऊष्मा इसमें उत्पाद के रूप में बनी, इसलिए हमने इसको कहा ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया। ऊष्मा का उत्सर्जन इसमें हुआ। इसमें अब मैं आपको एक इंटरेस्टिंग चीज बताता हूं कि ये जो बुझा हुआ चूना है, इसको जब हम दीवारों पर सफेदी करने के लिए प्रयोग करते हैं तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, मतलब ये बुझा हुआ चूना, कार्बन डाइऑक्साइड को धीमी गति से अवशोषित करता है और उससे क्रिया करता है। और क्रिया करके क्या बना देता है? कैल्शियम कार्बोनेट। इसका क्या फॉर्मूला है? CaCO3। ये कैल्शियम कार्बोनेट बना देता है और सफेदी करने के 2-3 दिन बाद दीवारों पर चमक आ जाती है। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या? कि संगमरमर का फॉर्मूला भी CaCO3 ही होता है। ये इसकी क्रिया होती है। तो जैसे हमने पुताई की, पुताई करने के बाद जब वो सूखता है तो धीरे धीरे कमरे में चमक आती है। क्यों आती है? क्योंकि ये CaCO3 का निर्माण करता है। तो ये ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया भी हो गई और ये हमारी संयोजन अभिक्रिया भी हो गई। अब इसी प्रकार का एक और एग्जाम्पल हम ले लेते हैं, एक और उदाहरण ले लेते हैं। कोयले का क्या फॉर्मूला होता है? कोयला मतलब कार्बन। तो कार्बन कैसा होता है? सॉलिड, ठोस। ठोस होता है तो उसको S लिखते हैं, S फॉर सॉलिड। सॉलिड मतलब ठोस। जब इसको जलाते हैं तो ये ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलता है। ऑक्सीजन का क्या फॉर्मूला है? O2
ये हमारी गैस होती है इसलिए हमने G लिख दिया। ये दोनों हमारे क्रियाकारक हो गए और ये दोनों से क्या बनेगा, क्रियाफल, और वो कौन सा बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड। और ये कैसा होता है, सॉलिड या गैस, तो गैस, कार्बन डाइऑक्साइड तो गैस होती है ना, तो गैस हो गई। तो ये आप देखिए इधर कि ये दो क्रियाकारक हमारे हो गए, कौन कौन से, कार्बन एवं ऑक्सीजन। इन दोनों ने मिलकर क्या बनाया, उत्पाद कार्बन डाइऑक्साइड। इसलिए इस क्रिया का प्रकार कैसा हो गया, संयोजन की क्रिया या संयोजन क्रिया। और इस क्रिया में चूंकि दहन हो रहा है तो इस क्रिया में ऊष्मा का निष्कासन होता है। मतलब ये भी क्रिया कैसी होती है, ऊष्मा क्षेपीय अभिक्रिया होती है। इसमें भी ऊष्मा का निर्माण होता है। ये भी एक ऊष्मा क्षेपीय अभिक्रिया हो गई। ओके, तो ये दहन की क्रिया हो गई। और जितनी भी दहन की क्रियाएं होती हैं वो सारी की सारी ऊष्मा क्षेपी होती हैं। इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखना है। अब एक और बात देखें, जो हम और आप डेली करते हैं उसके बिना जीवन असंभव है, श्वसन, सांस लेने की क्रिया। श्वसन एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। श्वसन में आप कौन सी गैस लेते हो, अंदर हम ऑक्सीजन गैस लेते हैं वायुमंडल से और कार्बन डाइऑक्साइड का निष्कासन करते हैं। अब ये ऊर्जा कैसे उत्पन्न करती है, ऊष्मा उत्पन्न कैसे करती है, तो जब हमने भोजन किया तो भोजन करने से जो पदार्थ हमने खाया है वो छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाता है और टूटने के बाद उसका पाचन होता है। और पाचन से क्या बनता है, मैं यहाँ ऐसे उसको क्रमबद्ध कर देता हूँ। भोजन ग्रहण किया आपने, भोजन ग्रहण करने के बाद उसका क्या हुआ, पाचन हुआ। पाचन मतलब क्या हुआ, वो छोटे छोटे टुकड़ों में टूट गया। और वो जो छोटे छोटे टुकड़ों में टूटा उसके बाद उसने बनाया क्या, ग्लूकोज। इस पाचन का जो उत्पाद होता है वो क्या होता है, ग्लूकोज। और ये ग्लूकोज ऑक्सीजन के साथ क्रिया करता है। किससे क्रिया करता है, ऑक्सीजन से। ये ऑक्सीजन कहां से आई, जो हमने श्वसन से ली थी उससे ऑक्सीजन से क्रिया करेगा और ऑक्सीजन से क्रिया करने के बाद क्या करेगा, ऊर्जा का निर्माण करेगा और कार्बन डाइऑक्साइड का निष्कासन करेगा। तो ये ऊर्जा का उत्पन्न हो गई ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके। अब इसी चीज को जो मैंने यहाँ पर लिखा है मैं रासायनिक क्रिया के फॉर्म में लिख देता हूँ। हमने जो भोजन ग्रहण किया, भोजन का पाचन हुआ, पाचन से ग्लूकोज बना। अब ग्लूकोज का क्या फॉर्मूला है, C6H12O6। इसने किसके साथ क्रिया की, ऑक्सीजन के साथ क्रिया की। ऑक्सीजन के साथ क्रिया करने से क्या बना, ऊर्जा बनी और कार्बन डाइऑक्साइड बनी, CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड बनी, प्लस कुछ जल का निर्माण भी हुआ, H2O भी बना, प्लस ऊर्जा उत्पन्न हुई। ऊर्जा उत्पन्न हुई तो इसी को हमने क्या कहा, ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया। अब इसको संतुलित और कर दीजिए। हमने पहले वाले वीडियो में इसके विषय में पढ़ा था कि अभिक्रिया को संतुलित कैसे करते हैं। तो एक बार आप भी प्रयास करिए। मैं फिर से आपको बताता हूं, यहाँ पर हमारे पास कितने कार्बन है, क्रियाकारक में 6, क्रियाफल में कितने हैं, सिर्फ 1। तो इस 6 को संतुलित करने के लिए हम क्या लिख देंगे, यहाँ 6CO2। हाइड्रोजन कितने हैं, 12। यहाँ हाइड्रोजन कितने हैं, 2। तो क्या करें, 6 से गुणा कर देंगे, 6 हो जाएंगे, यहाँ हो गए 12। ऑक्सीजन कितने हैं, उत्पाद में देख लेते हैं, 6 इंटू 2 कितने हो गए, 12। और ये कितने हो गए, 6, तो 12 और 6 18। तो उत्पाद में कुल कितने ऑक्सीजन हो गए, 18। अब मुझे क्रियाकारक में लाने हैं, तो इस ग्लूकोज के अणु में 6 तो फिक्स है, तो मैं क्या करूं, यहाँ पर बढ़ा सकते हैं ना हम, तो मैंने यहाँ पर बढ़ा दिया 6। 6 दूनी 12 और 6 18, 18 18 हो गया, बराबर हो गया। और जब हम क्रियाओं को संतुलित करते हैं तो एक और विशेष चीज हम लिखते हैं, इनकी भौतिक अवस्था।
तो ये कैसा है, विलयन में है। विलयन को जलीय विलयन, आपने सुना होगा एक्वा गार्ड। अब एक्वा गार्ड मतलब क्या, एक्वा का गार्ड, गार्ड मतलब कौन, जो सुरक्षा करता है। तो सुरक्षा किसकी हो रही है, एक्वा की। एक्वा मतलब जल, पानी, इसीलिए हम एक्वा ए क्यू लिख देते हैं शॉर्ट में, मतलब ये ग्लूकोज का जलीय विलयन है। ऐसे ही ये जो ऑक्सीजन है, ये भी श्वास हमने ली, तो श्वास ली तो वो नमी उसमें मिल गई, इसलिए ये भी जलीय हो गई। और इससे जो कार्बन डाइऑक्साइड बनी, आपने देखा होगा, वो भी उसमें नमी निकलती है श्वास में, तो वो एक्वस, एक्वस मीन्स जलीय, और जल तो जल है ही, तो ये कैसा है, लिक्विड, लिक्विड मतलब तरल, द्रव। तो ये इनकी भौतिक अवस्थाएं विलयन में है या नहीं है, और ये लिक्विड है या गैस है, ये सब हमने यहाँ पर प्रदर्शित करना होता है। तो ये श्वसन एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया हो गई हमारी। ऐसे ही एक और लिख लेते हैं हम, एक और उदाहरण ले लेते हैं। खाद बनाने की जो प्रक्रिया होती है वो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होती है। जहां कहीं हम ऐसा खाद बनाते हैं जहां पर हम साग सब्जियां या जो खराब सब्जी है या गोबर है या उन सबको एक जगह इकट्ठा करके रख देते हैं, जो घरों के बाहर, कई बार आपने देखा होगा ऐसी चीजें आसपास हमारे मिलती हैं, तो उन सब से जब विघटित होकर वो कंपोस्ट बनाता है, तो वो प्रक्रिया भी कैसी होती है, ऊष्माक्षेपी। साग सब्जियों का विघटन होकर कंपोस्ट बनना, कंपोस्ट बनना ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। तो आप देखिए अभी हमने क्या पढ़ा, हमने पढ़ा संयोजन अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया क्या हुई, जब दो या दो से अधिक तत्व या यौगिक संयोग करके एकल उत्पाद बनाते हैं, तो ऐसी अभिक्रियाओं को संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। ऊष्मा के आधार पर ये दो प्रकार की होती हैं, जिनमें ऊष्मा उत्सर्जित हो या जिनमें ऊर्जा ऊष्मा अवशोषित हो, ऊष्माक्षेपी या ऊष्माशोषी अभिक्रिया। ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाओं में उत्पाद के रूप में ऊष्मा बनती है। इसके अलग अलग हमने प्रकार देखे, बिना बुझे चूने से बुझा हुआ चूना बनना, कोयले का दहन होना, श्वसन की अभिक्रिया, साग सब्जियों का विघटन होना और उससे कंपोस्ट का बनना, ये सब ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाओं के प्रकार हैं। अब हम दूसरी क्रिया पढ़ते हैं। हमने नंबर 1 पढ़ लिया, संयोजन अभिक्रिया। अब नंबर 2 कौन सी थी हमारी, वियोजन अभिक्रिया। वियोजन को ही हमने एक और शब्द क्या बोला था, अपघटन अभिक्रिया। वियोजन या अपघटन अभिक्रिया। आपको मैं ये कहना चाहूंगा कि आप भी अपनी एनसीईआरटी निकालकर साथ में बैठिए, देखते जाइए, इससे आपको ये चीज समझ में आएगी और ज्यादा जल्दी समझ में आएगी। तो ये एनसीईआरटी के ही टॉपिक हैं जो आपकी बोर्ड में आते हैं, वही सारे हैं, इसलिए हम आपसे कहेंगे कि आप एनसीईआरटी को साथ में लेकर चलें। वियोजन अभिक्रिया अब क्या होती है, जैसे हमने अभी पढ़ा था कि संयोजन क्या होता था, ऐसे ही हम वियोजन को भी पढ़ते हैं। संयोजन में क्या था, दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर किसी एक पदार्थ का निर्माण करते थे। इस प्रक्रिया में क्या होगा, इस प्रक्रिया में अभिकर्मक टूटकर छोटे छोटे उत्पाद बनाएंगे। तो इसकी भी हम परिभाषा लिख लेते हैं। परिभाषा क्या होगी इसकी, एकल अभिकर्मक या एकल क्रियाकारक, एकल अभिकर्मक, इसी को हम क्रियाकारक भी कहते हैं। तो मैंने क्रियाकारक भी लिख दिया।
टूटकर छोटे छोटे उत्पाद बनाते हैं। छोटे छोटे उत्पाद बनाते हैं। तो ये क्रिया वियोजन या अपघटन कहलाती है। वियोजन या अपघटन कहलाती है। मतलब ये संयोजन का जस्ट अपोजिट होता है। एक तरह से कहें तो संयोजन का ये उल्टा होता है। अभी हमने जो परिभाषा पढ़ी, अब हम इसका एक उदाहरण लेते हैं। हम ये देखते हैं कि एक होता है FeSO4.7H2O। इसको क्या कहते हैं हम? फेरस सल्फेट। फेरस सल्फेट। जब इसको गर्म करते हैं, गर्म करेंगे तो क्या होगा? पहले इसका जो इस जल जुड़ा हुआ है ना, इसके साथ पहले इसके साथ जो जल जुड़ा हुआ है वो निकल जाता है। ये क्रिस्टल जल का त्याग करता है और क्या बनता है? FeSO4+7H2O। जल का त्याग कर देगा और इसका रंग बदल जाएगा। और जब ये रंग बदलने के बाद, जल निकलने के बाद, जो FeSO4 होता है वो वियोजित होता है और वियोजित होकर ये बनाता है फेरिक ऑक्साइड Fe2O3 प्लस SO2 प्लस SO3। इसको हम संतुलित कर लें। संतुलित करेंगे तो क्या होगा? और ये क्रिया भी गर्म करने पर ही चल रही है, ऊष्मा ही दी हुई है। संतुलित करेंगे तो Fe2 है तो मुझे यहाँ 2 लगाना पड़ेगा, तो हो जाएगा 2FeSO4 इज इक्वल टू Fe2O3 प्लस SO2 प्लस SO3। और इनकी अगर मैं भौतिक अवस्थाएं लिख दूं तो ये सॉलिड है, ये सॉलिड है, ये गैस है, ये गैस है। इधर भी मैं कहूं तो ये भी सॉलिड है और ये भी सॉलिड है, क्योंकि ये तो है ही एक। तो ये एक हमारा वियोजन क्रिया हो गई। फेरस सल्फेट को सबसे पहले जब हमने गर्म किया तो उसने क्या किया? उसने जल त्याग कर दिया। जो इसके अंदर क्रिस्टल में जल लगा हुआ था उसको इसने त्याग कर दिया। इसका कलर बदल जाएगा और उसके बाद फिर हम इसको जब लगातार गर्म करते रहते हैं तो ये वियोजित होकर सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड गैसों को निकालता है और Fe2O3 सॉलिड का निर्माण कर देता है। ये एक वियोजन का उदाहरण हो गया। एक उदाहरण और लेते हैं हम, जैसे चूने का पत्थर। क्या फॉर्मूला होगा उसका? चूना पत्थर का CaCO3। इसको हम चूना पत्थर कहते हैं। मैं लिख देता हूं यहां पर, चूना पत्थर CaCO3। इसको जब आप गर्म करते हो, ऊष्मा देते हो, ये वियोजित हो जाएगा और बनेगा क्या? CaO प्लस CO2। ये सॉलिड था, ठोस था, इसने CaO ठोस बनाया और कार्बन डाइऑक्साइड गैस का निष्कासन कर दिया। तो चूना पत्थर से CaO का निर्माण हो गया। और ये आप देख रहे हो, एक क्रियाकारक ने 2 उत्पाद बनाए, तो ये क्रिया भी कैसी हो गई? वियोजन अभिक्रिया। वियोजन अभिक्रिया। और भी उदाहरण देते हैं। हम वो सारे उदाहरण लेंगे जो आपकी NCERT बुक में दिए हुए हैं, हम उसमें से कुछ भी नहीं छोड़ेंगे। अब एक अगला जो उदाहरण हमारी बुक में है
उसके लिए हम देखें तो तीसरा क्या है, तो इसमें हमने क्या किया है, लेड नाइट्रेट लिया। लेड का क्या फॉर्मूला होता है, Pb नाइट्रेट NO3, इसमें लगा हुआ है होल ट्वाइस, इसका नाम क्या हो गया, लेड नाइट्रेट। ये लेड नाइट्रेट को जब हम गर्म करते हैं, और लेड नाइट्रेट होता कैसा है, सॉलिड, तो मैंने ऐसे लिख दिया। लेड नाइट्रेट को ऊष्मा देने पर ये क्या बनाता है, लेड का ऑक्साइड, और इस प्रक्रिया में भूरे रंग का एक धुआं निकलता है, और वो धुआं किसका होता है, NO2 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस का। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस का। इसका कैसा भूरा धुआं निकलता है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस का धुआं निकलता है, और ऑक्सीजन गैस भी इस प्रक्रिया में बनती है। तो लेड नाइट्रेट को ऊष्मा देने पर यानी गर्म करने पर ये क्या क्या बनाता है, लेड ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन गैस। ठीक है, तो ये भी हमारा वियोजन अभिक्रिया का एक प्रकार हो गया। एक और उदाहरण देखते हैं हम क्या कर रहे हैं, सिल्वर क्लोराइड। सिल्वर क्लोराइड को सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में रखो तो इसका कलर थोड़ा सा धुंधला सा हो जाता है, इसकी चमक चली जाती है, इसको हम कहते हैं धूसर रंग। ये जो बहुत चमकीला टाइप का था वो चमक इसकी खत्म हो जाती है। क्यों हो जाती है, क्योंकि ये सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में वियोजित होता है और सिल्वर प्लस क्लोरीन में परिवर्तित हो जाता है। तो इसको संतुलित करने के लिए हम लिखते हैं 2AgCl। ये कैसा है, सॉलिड। सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में क्या बनाएगा, सिल्वर सॉलिड यानी ठोस और क्लोरीन गैस। इसके वियोजन होने के कारण सिल्वर क्लोराइड सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में सिल्वर और क्लोरीन में वियोजित हो जाता है, इसीलिए इसका कलर थोड़ा सा डाउन हो जाता है, हल्का पड़ जाता है। इसको कहते हैं धूसर कलर हो जाना, धूसर रंग हो जाना। इसी प्रकार की क्रिया हम एक और देख सकते हैं। सिल्वर क्लोराइड लिखा था, अब हम यही क्रिया सिल्वर ब्रोमाइड में कर लेते हैं। सिल्वर ब्रोमाइड भी कैसा होगा, इसकी प्रकृति ठोस होगी, ठोस होगी तो सॉलिड का S लिख दिया मैंने। इसमें भी ऐसे ही ये सूर्य के प्रकाश में हम इसको रख दें तो इसके अंदर भी ऐसे ही वियोजन की प्रक्रिया हो जाती है, और क्या क्या बन जाएगा बेटा, जैसे ऊपर बना था वैसे ही यहाँ पर भी सिल्वर बन गया, ये सॉलिड होता है, और क्या निकलेगा, ब्रोमीन गैस, Br2 गैस। ये गैस भी इसमें से निकल गई। ये वाली जो क्रिया है, कौन सी वाली, ये दूसरी वाली क्रिया, सिल्वर ब्रोमाइड वाली ये जो क्रिया है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब अभी तो आप जो फोटो खींचते हैं वो डिजिटल में होते हैं, लेकिन वो जो फोटो हम पहले फिल्म के द्वारा खींचते थे, कैमरे में खींचते थे, उसमें जो ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफ होते हैं उसमें इसी क्रिया का उपयोग किया जाता है। इस क्रिया का प्रयोग फोटोग्राफी में किया जाता है। फोटोग्राफी में किया जाता है। ये क्वेश्चन आता है, इसलिए इस बात का आप ध्यान रखिएगा। अब हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं जो आपकी एनसीईआरटी में ही दिए हुए हैं। पहला क्वेश्चन क्या दिया है, किसी पदार्थ X की विलयन का उपयोग सफेदी के लिए किया जाता है। तो ये अभी हमने थोड़ी देर पहले ही पढ़ा था कि किसका, ये हमने यहाँ पर लिखा हुआ है CaO का जलीय विलयन यदि हम ले
तो उससे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है और इसका जलीय विलयन हम दीवारों पर सफेदी करने के लिए उपयोग में लाते हैं। तो यही हमारे इस पहले प्रश्न का उत्तर है। मैं यहाँ पर आपको ये लिख देता हूं दोनों। पहला क्या आंसर हो जाएगा? x बराबर क्या है? CaO। ये हमारा CaO हो गया। दूसरा प्रश्न क्या था? जो हम X लिख रहे हैं उसकी जल के साथ अभिक्रिया लिखिए। तो अभी हमने पढ़ी थी ना, मैं वहीं से इसको लिख देता हूं। CaO प्लस H2O। आप मेरे साथ ये बोल सकते हो, CaO प्लस H2O। और क्या बनेगा इससे? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, CaOH होल ट्वाइस प्लस ऊष्मा। यही क्रिया अभी हमने पढ़ी थी। संयोजन की अभिक्रियाओं में ये कैसा था? सॉलिड यानी ठोस। H2O कैसा होता है? द्रव। CaOH होल ट्वाइस कैसा था? एक्वस। ये जलीय विलयन में आ गया इसलिए, और ऊष्मा इसमें निष्कासित हो गई। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। इस क्वेश्चन नंबर 2 में क्या लिखा है? 1.7 क्रियाकलाप में परख नली में एकत्रित गैस की मात्रा दूसरे से दुगनी क्यों है? उस गैस का नाम बताइए। क्रियाकलाप 1.7 में जल का विद्युत अपघटन दिया गया है। विद्युत अपघटन दिया गया है। इसमें होने वाली क्रिया कौन सी है? जल का विद्युत अपघटन करना है। मतलब जल, उसमें जब हम विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं अम्लीय माध्यम में, तो वो टूट जाता है। और टूटकर क्या क्या बनाएगा? इसमें क्या क्या है? हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है। तो हाइड्रोजन गैस निकलती है और ऑक्सीजन गैस निकलती है। अब इसको जब आप संतुलित करोगे तो ऑक्सीजन O2 है तो 2 लिखना पड़ेगा। तो हो गया 2H2O इज इक्वल टू 2H2 प्लस O2। दोनों ही गैस है। अब जो क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया है? क्वेश्चन क्या है हमारा? एक गैस की मात्रा दूसरी से दोगुनी क्यों है? क्योंकि, अब इसका हम क्या लिखें? इसका क्या हो जाएगा? जो दुगनी मात्रा है वो किसकी है? हाइड्रोजन की। क्योंकि आप देखें यहाँ ऑक्सीजन का एक अणु निकल रहा है और हाइड्रोजन के 2 अणु निकल रहे हैं। इसकी मात्रा दुगनी क्यों है? हम यहाँ लिख देते हैं हाइड्रोजन गैस की मात्रा O2 गैस से दुगनी है क्योंकि उन्होंने पूछा ना ऐसा क्यों है? क्योंकि जल के अणु में हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन का के हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन के परमाणु 2:1 के अनुपात में हैं। अर्थात जल के एक अणु में 2 हाइड्रोजन है और 1 ऑक्सीजन है। तो जब 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन है तो निकलेंगे भी तो 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन। तो जैसा अनुपात इनका क्रियाकारक के अणु में है उसी अनुपात में ये बाहर निकलते हैं। अब आपके ये दोनों क्वेश्चन भी सॉल्व हो गए। अब हम जो बाकी बची हुई 3 क्रियाएं हैं इनको अगले वीडियो में करेंगे। तब तक ये दोनों क्रियाओं को अच्छे से याद करिए, लिखकर देखिए और बाकी बची हुई तीनों क्रियाओं के लिए अगले वीडियो को देखिए। धन्यवाद।